है ना, इंट्राक्रैनियल हिमेटोमा हमें पढ़ना है। अब हिमेटोमा में एक चीज याद रखिए, जैसे हिमेटोमा है, हेमरेज है या एपोप्लेक्सी, ये तीन टर्म एक दूसरे से इंटरचेंज है, या यूं कह लीजिए कि एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। एक तो है हेमरेज, दूसरा है हिमेटोमा, एंड थर्ड एपोप्लेक्सी। ठीक, ये तीन टर्म है, ब्लीडिंग से रिलेटेड तीनों ही है। हेमरेज का मतलब क्या है कि किसी ब्लड वेसल से ब्लड का डिस्चार्ज होना, है ना, किसी भी ब्लड वेसल से अगर ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड डिस्चार्जिंग फ्रॉम वेसल, या यूं कह लीजिए कि ब्लड वेसल, तो दैट इज हेमरेज, सिंपल टर्म है। दूसरा हिमेटोमा है। हिमेटोमा किसके नतीजे में डेवलप होगा? ड्यू टू हेमरेज। हिमेटोमा डेवलप तो होता है कैसे? हिमेटोमा का मतलब ये लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड, ना, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड। अब अ, जब ब्लड का कहीं पे लोकलाइज्ड कलेक्शन होगा, ब्लड जब कहीं पे कलेक्ट होता है तो वो क्या होने लगता है? क्लॉट होने लगता है ना। तो यूजुअली एक क्लॉटेड फॉर्म में या पार्शियली क्लॉटेड फॉर्म में अगर कहीं पे लोकलाइज्ड कलेक्शन हो रहा है ब्लड का, लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ ब्लड किसी स्पेस में बॉडी में कहीं पे भी अगर ब्लड कलेक्ट हो रहा है, अब आइदर वो पूरा फुल्ली क्लॉटेड हो या पार्शियली क्लॉटेड हो, तो उसको हम कहते हैं हिमेटोमा। और हिमेटोमा कब डेवलप होगा? जब हेमरेज होगा तभी तो ब्लड आएगा, उसके बाद उसका कलेक्शन होना है, तो दैट इज हिमेटोमा। थर्ड है एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी का मतलब ये होता है कहीं पे किसी आर्गन या किसी टिश्यू में अचानक से ना सडन लार्ज इफ्यूजन हो जाए। कैसा हो जाए? सडन लार्ज इफ्यूजन, यानी बहुत ज्यादा, अचानक से बहुत तेजी के साथ बहुत ज्यादा ब्लड जो है एक जगह आके इकट्ठा हो जाए। सडन लार्ज इफ्यूजन ऑफ ब्लड। और यूजुअली जब ये हम एपोप्लेक्सी की बात करते हैं, तो एपोप्लेक्सी को नॉर्मली जो है एज ए सिनोनिम फॉर सेरेब्रल हेमरेज इसको यूज किया जाता है। सेरेब्रल हेमरेज के सिनोनिम के तौर पर एपोप्लेक्सी को यूज किया जाता है जब विद इन द क्रेनियल कैविटी बहुत ज्यादा ब्लड जमा हो जाए अचानक से, तो उसको एपोप्लेक्सी या सकता कहते हैं ना, सकता। तो ये तीन टर्म है इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग से रिलेटेड। अब इसको जब हम क्लासिफाई करते हैं बाय एनाटॉमिकल लोकेशन के हिसाब से, तो इसके चार टाइप होती है। लोकेशन वाइज अगर हम इंट्राक्रेनियल हिमेटोमा को क्लासिफाई करें तो इसकी चार टाइप है। एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा, सबड्यूरल, सबरेक्नाइड एंड इंट्रासेरेब्रल। चार तरीके का ये होता है, टोटल चार तरीके का ये होता है। अब इसमें जो पहला है एक्स्ट्राड्यूरल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्राड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा जिसको हम कहते हैं ना, आमतौर से जो स्कल का इनर टेबल है, स्कल का इनर टेबल, अब जैसे खोपड़ी है ना, तो जाहिर सी बात है कि एक इनर टेबल होगा एक आउटर टेबल होगा ना। जो क्रेनियल वाल्ट है या क्रेनियम है या खोपड़ी की जो हड्डी है, एक बाहर का है आउटर टेबल या आउटर वाल्ट कहते हैं, या एक अंदर वाला इनर वाल्ट या इनर टेबल कहते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अब ब्लीडिंग हो रही है कहाँ पे? जो मेनिंजीज है, अब मेनिंजीज में स्पेशली जो इसके नीचे वाला पार्ट है ये ड्यूरा मैटर ही होता है ना, जो इसी से जस्ट अटैच्ड होता है इनर टेबल ऑफ द वाल्ट से। तो ड्यूरा मैटर और इनर टेबल ऑफ द स्कल या इनर टेबल टेबल ऑफ द क्रेनियल वाल्ट, उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, यानी ड्यूरा मैटर और स्कल के बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा हम कहेंगे। काज क्या है? मोस्टली ये ट्रामेटिक होती है, ऑलमोस्ट कह लीजिए, ऑलमोस्ट ऑलवेज जो होता है ये ट्रामेटिक, यानी किसी ट्रामा के नतीजे में। ट्रामा कैसा होगा? एक्सटर्नल ट्रामा होगा, ब्लंट फोर्स लगे और एक्सटर्नल ट्रामा हो, उसके नतीजे में ब्लीडिंग होगी। तो ये एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा आप कह लीजिए, बिटवीन द स्कल एंड ड्यूरा मैटर। ठीक, इसका इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जहां पे इम्पैक्ट है वहीं पे होती है, मोस्टली ट्रामेटिक होती है ओरिजिन में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आर्टेरियल, इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? आर्टेरियल होता है ना, आर्टेरियल होता है। और जो एक ब्रांच है इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मोस्ट कॉमनली जो
आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसमें इन्वॉल्व होती है, और ये आर्टेरियल ओरिजिन का है ना। जैसे कोई पूछे कि ब्लड का ओरिजिन क्या है, कहीं पे आपको वेनस मिलेगा, कहीं पे एनुरिज्मल मिलेगा, तो यहाँ पे सब एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा में मोस्टली ट्रामेटिक होता है, आर्टेरियल इसका ओरिजिन है ना। और जहाँ पे इम्पैक्ट होता है वहीं पे ये कन्फाइंड होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स लगता है ना, एक्सटर्नल ट्रामा है, तो उसके नतीजे में फ्रैक्चर भी देखने को हमें मिलता है। ठीक। साइट और वेसल्स इसकी क्या क्या है, मोस्टली जो होता है लेटरल कॉन्वेक्सिटी ऑफ द हेड। लेटरल कॉन्वेक्सिटी का मतलब क्या है, टेम्पोरल रीजन सबसे कॉमन दोनों तरफ का, चाहे राइट और लेफ्ट टेम्पोरल रीजन ले लीजिए, सबसे कॉमनली वहीं पे ये देखने को मिलता है ना। और आर्टरी कौन सी है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, मोस्ट कॉमनली। अब ये बोल्ड इस वजह से है कि सबसे कॉमन आर्टरी यही है जो इन्वॉल्व होती है एपिड्यूरल हिमेटोमा में। ठीक। तो कॉमनेस्ट काज यही है ना, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी का रप्चर होना, रप्चर ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और ये जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक। इंटरनल मैक्सिलरी आर्टरी की ये एक ब्रांच है, डायरेक्ट ब्रांच है मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, जो सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होती है एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल हिमेटोमा में। सेकंड है फोरहेड पे भी हो सकता है। तो वहां पे अगर फोरहेड पे ट्रामा है तो वहां पे यूजुअली टीयरिंग होती है एंटीरियर एथमाइडल आर्टरी की। या अगर ऑक्सीपिट के रीजन पे आप देखिए, यानी पिछला हिस्सा जो सर का है, तो वहां पे ट्रांसवर्स सिग्मोइड साइनस जो होते हैं उनमें टीयरिंग देखने को मिल सकती है। बट मोस्ट कॉमनली आपको जो याद करना है वो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी याद रखनी है हर हाल में, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। और साथ ही साथ जो जो भी एरिया होगा वहां पे स्कल का फ्रैक्चर भी हमें एसोसिएटेड देखने को मिलेगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या डेवलप हो सकते हैं इसके, क्लिनिकल फीचर्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और कॉन्शियसनेस की होती है ड्यू टू कंकशन, है ना, ड्यू टू कंकशन। इसके अलावा डायलेशन ऑफ द पीपल, पीपल्स जो डायलेट होंगे, और इस कंडीशन में एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा में या एपिड्यूरल हिमेटोमा में जो प्यूपिल्स का डायलेशन है, प्यूपिल्स का डायलेशन, इसको कहा जाता है हचिंसंस पीपल। ठीक, हचिंसंस पीपल इसको कहते हैं। अब इसका नाम दिया गया तो इसमें कुछ खास बात होगी ना। हचिंसन पीपल या पीपल्स डायलेट तो करती है, बहुत सारे कंडीशन में करती है, बट व्हाई इट इज कॉल्ड एज हचिंसन पीपल, क्यों? क्योंकि जहां पे हेमरेज हो रहा है, जहां पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है या हेमेटोमा डेवलप हो रहा है ना, वहीं पे ना, उसी साइड की उसी साइड की पीपल्स जो है क्या करती हैं, डायलेट करती हैं। जिस तरफ ट्रामा है, जहाँ पे हेमरेज हो रहा है, उसी साइड की पीपल्स डायलेट करती हैं, उसको कहा जाता है हचिंसंस पीपल। इसके अलावा इसमें एक बहुत स्पेसिफिक चीज है जो अक्सर मतलब यही चीज पूछी भी जाती है, ल्यूसिड इंटरवल। ये चारों आपके ऑप्शन में रहेंगे, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ल्यूसिड इंटरवल किस में पाया जाता है, मोस्ट कॉमनली किस में पाया जाता है ल्यूसिड इंटरवल। तो ल्यूसिड इंटरवल सबसे कॉमनली, या यूं कह लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इसी में एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमेटोमा में ही पाया जाता है। अब ल्यूसिड इंटरवल है क्या, बेसिकली ना, ल्यूसिड इंटरवल इज अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बिटवीन टू एपिसोड ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यानी जो पर्सन है जिसको ट्रामा हुआ, जिसको चोट लगी है, एक बार को वो अनकॉन्शियस होगा, उसे कुछ नहीं पता, थोड़ी देर के लिए वो कॉन्शियस होगा, पूरे होशो हवास में होगा, बात करेगा, और फिर दोबारा से वो अनकॉन्शियस हो जाएगा। तो इन दो अनकॉन्शियसनेस के बीच में जो एक पीरियड आता है कॉन्शियसनेस का, उसी को कहा जाता है ल्यूसिड इंटरवल। और ये एक बहुत डायग्नोस्टिक फीचर है किसकी, एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा की, है ना। डायग्नोस्टिक टूल क्या है इसको डायग्नोस करने का, नॉन कंट्रास्ट सीटी हेड, है ना। सीटी हेड में बेसिकली क्या मिलता है यहाँ पे, है ना। तो जब हेड का सीटी स्कैन कराया जाता है, तो बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड हेमरेज हमें देखने को मिलता है। अब बेसिकली ये जो बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड है, किसमें मिल रहा है, सीटी स्कैन में मिल रहा है ना, हेमरेज। इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा। तो बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड हेमरेज अगर मिल रहा है सीटी स्कैन में, तो
मोस्ट प्रोबेबली वो किसका होगा, एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हिमेटोमा का होगा। स्पेसिफिक फीचर क्या है यहाँ पे, हचिंसन प्यूपिल और ल्यूसिड इंटरवल पाया जाता है। मोस्ट कॉमनली कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होती है, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी इसकी इन्वॉल्व होती है। ठीक, इतना तो जरूर याद होना चाहिए, इतना हमें जरूर। अब ये इसको फर्दर जो अगर हम कहें क्लासिफाई अगर इसको करते हैं तो एक्यूट आंसेट या क्रोनिक आंसेट का कहते हैं। एक्यूट आंसेट क्या, विद इन फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स, है ना। आर्टेरियल ब्लीडिंग हो रही है तो जाहिर सी बात है आंसेट जो होगा सडन आंसेट होता है ज्यादातर, है ना। फ्यू मिनट टू फ्यू आवर्स में ये डेवलप हो जाता है। और या फिर क्रोनिक हो, क्रोनिक में ये होता है कि अगर ट्रामा हुआ और उसके 48 से 72 घंटे बाद अगर सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तो उसको हम क्रोनिक कहेंगे, क्रोनिक कहेंगे। और ये जो क्रोनिक एपिड्यूरल हिमेटोमा है ये बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। और यूजुअली किसमें पाया जाता है, जब जो वेनस स्ट्रक्चर्स हैं उनका टीयर होता है तो वहां से ब्लीडिंग बहुत स्लो होती है उसके नतीजे में, तो काफी देर के बाद टाइम लगता है डेवलप होने में। बट क्रोनिक स्टेट रेयर है, इसमें ज्यादातर एक्स्ट्राड्यूरल हेमेटोमा जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं, सडन ऑनसेट के होते हैं। सेकेंड चीज है सब ड्यूरल हिमेटोमा, है ना। सब ड्यूरल हिमेटोमा क्या है, ब्लीडिंग अकरिंग बिटवीन द अंडर सरफेस ऑफ ड्यूरा मैटर एंड आउटर सरफेस ऑफ एरेक्नाइड मैटर। ड्यूरा मैटर के बाद क्या है, एरेक्नाइड। तो एरेक्नाइड मैटर का आउटर सरफेस है, ड्यूरा मैटर का इनर सरफेस है, उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो सब ड्यूरल हिमेटोमा है। और यूजुअली जो सब ड्यूरल हिमेटोमा होता है वो या तो वेनस ओरिजिन का होगा या कैपिलरी ब्लीडिंग का होगा, लेकिन कभी भी आर्टेरियल ब्लीडिंग का नहीं होता है, कभी भी आर्टेरियल ब्लीडिंग का वो नहीं होता है। दो चीजें इसेंशियली है, वेनस और कैपिलरी ब्लीडिंग, है ना। या तो वेनस ब्लीडिंग होगी या कैपिलरी ब्लीडिंग होगी सब ड्यूरल हिमेटोमा में, लेकिन कभी भी वो आर्टेरियल ब्लीडिंग नहीं होती, आर्टेरियल ब्लीडिंग कभी भी इसमें नहीं हो सकती। और एक चीज याद रखिएगा, अगर ये जो चारों तरीके के जो हिमेटोमा हमने अभी देखे क्लासिफिकेशन में, सबसे ज्यादा फैटल अगर कोई हिमेटोमा होता है तो वो सब ड्यूरल हिमेटोमा होता है। मोर देन 90% केसेस में वो फैटल होता है ना। तो इसेंशियली ये वेनस और कैपिलरी ब्लीडिंग, और यूजुअली इसमें भी ट्रामा की हिस्ट्री मिलती है। और ट्रामा में भी अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो है फॉल की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है ना, फॉल फ्रॉम हाइट। इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं 20 to 25% केसेस में, एक्सीडेंटल भी हो सकता है ना। अब कहाँ पे ये देखने को मिलता है, कॉमनली सीन ओवर द अपर लैटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर एंड मोस्ट कॉमनली सुप्राटेंटोरियल या फ्रंटो टेम्पोरल रीजन जो होता है, फ्रंटल और टेम्पोरल रीजन जो होता है मोस्ट कॉमनली वही इन्वॉल्व होता है जिसको हम फ्रंटो टेम्पोरल रीजन भी कहते हैं। वेसल्स कौन कौन सी होती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है यूजुअली ये एक वेनस ओरिजिन का होता है सब ड्यूरल हेमाटोमा। तो मोस्टली जो होता है किसका रप्चर होता है, जो ब्रिजिंग या कम्युनिकेटिंग वेन्स होती हैं उनके रप्चर के नतीजे में सब ड्यूरल हिमेटोमा डेवलप होता है। इसके अलावा जो ड्यूरल वेनस साइनसेज है वहां टीयर हो जाए, या फिर फाल के नतीजे में सेरेब्रल कंट्यूजन या लेसरेशन अगर डेवलप हो रहा है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या याद करना है इसमें, सब ड्यूरल हेमेटोमा में अगर हम वेसल्स की बात करें तो ब्रिजिंग आर कम्युनिकेटिंग वेन्स, इसको जरूर याद रखना है हमें, है ना? इसको हमेशा याद रखना है। और फिर से वही बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगा, सीटी हेड होगा। और जब सीटी हेड कराएंगे सबड्यूरल हेमेटोमा के लिए, या यूं कह लीजिए कि हमें नहीं पता कि वो कौन सा हेमेटोमा है, सीटी हेड कराएंगे तो जो शेप निकल के आएगी वो कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्रिसेंटिक ओपेसिटी मिलती है। कैसी, अब इसको याद रखिए, क्रिसेंटिक, हाफ मून होता है ना, इस तरीके का अगर हमें मिल रहा है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स क्रिसेंटिक ओपेसिटी, तो ये पहचान है किसकी, सब ड्यूरल हिमेटोमा की, है ना। सब ड्यूरल हिमेटोमा की इस तरीके से सीटी स्कैन में देखने को मिलेगा। फर्दर इसको जो क्लासीफाई या किया जाता है या इसकी जो टाइप्स बताई जाती है वो एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रोनिक सब ड्यूरल हिमेटोमा है। ये तीन तरीके के इसको क्लासीफाई किया जाता है। एक्यूट सब ड्यूरल हिमेटोमा, दूसरा है सब एक्यूट एंड क्रोनिक सब ड्यूरल हिमेटोमा। एक्यूट सब ड्यूरल हेमाटोमा कब कहेंगे, है ना, जब इंजरी के 3 दिनों के अंदर अंदर जो सिम्टम और साइंस है वो एविडेंट हो जाए, यानी दिखने लगे, है ना, विद इन 3 days ऑफ
इंजरी। अब 3 दिन के अंदर हो रहा तब भी हम इसको एक्यूट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ब्लीडिंग हो रही है वो किससे हो रही है? वेनस से हो रही है। तो जाहिर सी बात है जो वेनस ब्लीडिंग होती है या कैपिलरी ब्लीडिंग होती है वो स्लो होती है इन कंपैरिजन टू आर्टेरियल। तो अगर 3 दिन के अंदर भी सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, साइंस दिखने लगी हैं, तो वो एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा में आएगा। जो बड़ी बड़ी ब्रिजिंग वेन्स होती हैं या कार्टिकल आर्टरी, अगर सेरेब्रल लेसरेशन के नतीजे में जो ब्रिजिंग वेन्स होती है उनका अगर रप्चर हो जाए, तो उसके नतीजे में एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा डेवलप होता है, यूजुअली विद इन 3 डेज। और मोस्टली कैसा होता है? यूनिलैटरल होता है। मोस्टली यूनिलैटरल होता है। और इसकी जो मोर्टेलिटी होती है एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा की, वो 90% होती है। 90% केसेस में जो पर्सन है वो उसकी डेथ हो जाएगी। 90% इसकी मोर्टेलिटी है। क्लिनिकल फीचर्स क्या मिलेगा? ड्राउजी या कोमेटोज स्टेट में रहेगा। बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं रहेगा, कॉन्शियसनेस तो रहेगी, लेकिन वो कमांड को ओबे नहीं कर पाएगा, है ना। तो ड्राउजी आर कोमेटोज होते हैं ज्यादातर इस तरीके के पेशेंट। और कभी कभी इसमें भी ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिलता है, बट 1/3 पेशेंट में ही आपको ल्यूसिड इंटरवल मिलेगा। और एपिड्यूरल हेमाटोमा में सब में ल्यूसिड इंटरवल पाया जा रहा था। तो ये जरूर जानने की चीज है कि ल्यूसिड इंटरवल अगर कोई पूछे स्पेसिफिक, तो वो एपिड्यूरल हेमाटोमा है। सबड्यूरल में 1/3 केसेस में ल्यूसिड इंटरवल देखने को मिल सकता है ना। इसके अलावा क्योंकि यूनिलैटरल है, तो हेडेक भी कैसा मिलेगा? यूनिलैटरल हेडेक ही मिलेगा इसमें, एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा में। क्योंकि यूनिलैटरल होता है तो हेडेक भी जो मिलेगा एक ही तरफ मिलेगा, यूनिलैटरल। इसके अलावा जिस साइड हेमेटोमा डेवलप हो रहा है उसी साइड की हेमीपैरेसिस भी देखने को मिल सकती है। हेमीपैरेसिस, है ना। इसके अलावा प्यूपिल्स का डायलेशन मिलता है ऑन द सेम साइड ना। ये सारी चीजें एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा में मिलती है। फिर आता है सब एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। अब इसमें जो साइंस होती है, जो क्लिनिकल पिक्चर डेवलप होती है, वो 4 से 21 दिनों के अंदर ना, विद इन 4 to 21 डेज। इसलिए इसको रखा गया सब एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। और यूजुअली इट अकर्स ड्यू टू रप्चर ऑफ स्मॉलर ब्रिजिंग वेन्स। और यहाँ पे माइनर सेरेब्रल कंट्यूजन या सेरेब्रल स्वेलिंग भी देखने को मिल सकती है। क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे? ड्राउजीनेस, हेडेक, कंफ्यूजन, है ना, माइल्ड हेमीपैरेसिस, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसमें मोर्टेलिटी बहुत कम होती है इन कंपैरिजन टू एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। सब एक्यूट में मोर्टेलिटी कम होती है, क्लिनिकल फीचर्स जो होते तो हैं, लेकिन माइल्ड फॉर्म में होते हैं, है ना। तो मोर्टेलिटी बहुत कम होती है इसमें। अब क्रोनिक सबड्यूरल हिमेटोमा ना, तो इसमें क्या होता है? इसमें यूजुअली जो होता है हेडेक है, कॉग्निटिव डिक्लाइन, या यूं कह लीजिए कि जो पहचानने की काबिलियत होती है वो कम होने लगती है। गेट जो है डिस्टर्ब हो जाता है, गेट एबनॉर्मलिटीज पाई जाती है, हेमीपैरेसिस पाई जाती है। बट जो सिम्टम्स होते हैं वो कब डेवलप होते हैं? मोर देन 3 वीक आफ्टर, मोर देन 3 वीक्स। और यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं। और डेथ रेयर होती है इसमें ना, इसमें डेथ जो होती है वो रेयर होती है। हेड ट्रामा की हिस्ट्री यहाँ पे पाई जाएगी। और ज्यादातर जो इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है या तो इन्फेंट्स का होता है या फिर एल्डरली पर्सन का होता है। ठीक, क्रोनिक सबड्यूरल हेमाटोमा में। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन थी। अब आइए सब एरेक्नाइड हेमाटोमा। सब एरेक्नाइड यानी कि हेमरेज इन द सब एरेक्नाइड स्पेस। अब सब एरेक्नाइड स्पेस में अगर हो रहा है तो कौन सी दो लेयर्स होंगी जिनके बीच में यह हेमरेज हो रहा होगा? सब एरेक्नाइड हेमाटोमा में कौन सी दो लेयर होंगी जिनके बीच में हेमरेज हो रहा है या क्लॉटिंग हो रही है, ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है? ड्यूरा एंड पाया। लेप्टोमेनिंजीज पढ़ा है आपने? लेफ्ट पिया है लेप्टोमेनिंजीज की एरेक्नोइड। एरेक्नाइड एंड पाया मैटर। एरेक्नोइड एंड पाया। हाँ, उनके बीच में जब हेमाटोमा डेवलप होगा तो उसको हम कहेंगे सब एरेक्नाइड हेमाटोमा। और यूजुअली इस हेमाटोमा में सीएसएफ भी, क्योंकि लेप्टोमेनिंजीज में ही सीएसएफ रन करता है ना, लेप्टोमेनिंजेस में ही सीएसएफ रन करता है। जी तो जी। यूजुअली सीएसएफ भी इसी के साथ मिक्स रहता है। सब एरेक्नाइड हेमाटोमा में ब्लड के साथ साथ सीएसएफ भी उसी के साथ मिक्स आपको देखने को मिलेगा, है ना। हेमरेज इन द सब एरेक्नाइड स्पेस बिटवीन एरेक्नाइड एंड पाया मैटर मिक्स्ड विद सीएसएफ। और मोस्टली जो सब एरेक्नाइड हेमाटोमा होता है
वेनस होता है ओरिजिन में इसका, और साइड जो होती है जो बेसल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी बेस। अब बेस कहाँ है स्कल का? बेस कहाँ है? सेंटर सेंटर अरे यार सेंटर क्या है? फोरामेन मैग्नम वाला पार्ट है ना? ऑक्सी हाँ, फोरामेन मैग्नम का जो पार्ट है वो हिस्सा जो कहाँ पे है, जो फोरामेन मैग्नम के अराउंड है वो बेस है स्कल का हमारे। तो यूजुअली जो होता है सब एरेक्नाइड हेमाटोमा की जो साइट होती है वो प्रिडोमिनेंटली कहाँ पे होता है, बेसल डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है ना? इसके अलावा आपको कहाँ कहाँ और देखने को मिल सकता है? टेम्पोरल लोब पे भी आपको देखने को मिल सकता है, और कभी कभी आर्बाइटल सरफेस पे भी हमें देखने को मिल सकता है फ्रंटल बोन के, है ना? और यूनिलेटरल भी हो सकता है, बाईलेटरल भी हो सकता है, लोकलाइज्ड भी हो सकता है और डिफ्यूज भी हो सकता है सब एरेक्नाइड हेमाटोमा। अब इसके दो काज होते हैं, देखिएगा, नॉन ट्रामेटिक एंड ट्रामेटिक काज होते हैं सब एरेक्नाइड हेमाटोमा के डेवलपमेंट के लिए। नॉन ट्रामेटिक काज में क्या, रप्चर ऑफ ए डेवलपमेंटल एन्यूरिज्म, है ना, ऑफ द वेसल्स, वेसल्स इन द सर्कल ऑफ विलेस, है ना? इसके अलावा आर्टेरियो वेनस मालफॉर्मेशन हो सकता है, इंट्रासेरेब्रल हेमरेज है उसकी लीकिंग होना शुरू हो जाए, या फिर ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस आए, तो ये क्या है, नॉन ट्रामेटिक के काज है। ट्रामेटिक काज में क्या है, सेरेब्रल कंट्यूजन या लेसरेशन, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हो जाए, एस्फिक्सिया स्ट्रैंगुलेशन के नतीजे में एस्फिक्सिया है, ट्रामेटिक एस्फिक्सिया एक्सीडेंट है, फॉल फ्रॉम हाइट। इसके अलावा इंट्राक्रैनियल हेमाटोमा है, उसका रप्चर हो जाए सब एरेक्नाइड स्पेस में, है ना? तो ये सारे क्या है, ये ट्रामेटिक इसके काज हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर अनयूजुअल हेडेक। अब इस लाइन को थोड़ा देखिएगा, सडन ऑनसेट ऑफ सीवियर या अनयूजुअल हेडेक, इसको कहा जाता है थंडर क्लैप हेडेक। इसको क्या नाम दिया गया, थंडर क्लैप हेडेक इसको कहा जाता है। अब ये जो थंडर क्लैप हेडेक है, इसकी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, यानी सर दर्द शुरू होता है और लेस देन 1 मिनट, 1 मिनट से कम के अंदर अंदर में ये अपनी मैक्सिमम सीवियरिटी पे, मैक्सिमम इंटेंसिटी पे पहुंच जाता है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया थंडर क्लैप हेडेक, है ना? नाजिया एंड वोमिटिंग भी इसमें मिल जाएगी। नेक स्टिफनेस, फोटो, यूजुअली जो होता है सब एरेक्नाइड हेमाटोमा की जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की जाती है बेस्ड ऑन दिस, ये जो क्लिनिकल पिक्चर है आपको, आपने मेनिंजाइटिस पढ़ी होगी थोड़ी सी, मेनिंजाइटिस में फोटोफोबिया है, नेक स्टिफनेस है, नाजिया है, वोमिटिंग है, हेडेक है, सब चीजें पाई जाती। तो सब एरेक्नाइड हेमाटोमा की जो डीडी बनती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, वो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से बनती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो क्लिनिकल पिक्चर है वो बहुत ज्यादा मिमिक करती है मेनिंजाइटिस से, है ना? तो थंडर क्लैप हेडेक किसमें पाया जाता है, सब एरेक्नाइड हेमाटोमा में पाया जाता है। अब डायग्नोस्टिक टूल सबका सीटी हेड है, हेड में सीटी हेड ही याद रखिएगा ना। इसके अलावा ऑकुलर फाइंडिंग्स भी देखने को मिल सकती है, यानी इंट्रा ऑकुलर हेमरेज है, या यूनिलैटरल लॉस ऑफ मोटर फंक्शन है, विजुअल फील्ड है वो कम हो जाए, है ना? ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिल सकती है सब एरेक्नाइड हेमाटोमा में। टाइप क्या होती है, दो तरीके की टाइप इसकी होती है, इमीडिएट एंड डिलेड। इमीडिएट यानी जो फौरन डेवलप हो जाए। अब डिलेड या रिएक्शनरी हेमरेज जो होता है, तो बेसिकली ये बाद में होता है, जिसको कहा जाता है डिलेड पोस्ट ट्रामेटिक सब एरेक्नाइड हेमरेज, यानी ट्रामा हुआ उसके बहुत दिनों के बाद सब एरेक्नाइड हेमरेज अगर हो रहा है तो उसको डिलेड पोस्ट ट्रामेटिक सब एरेक्नाइड हेमरेज कहते हैं, है ना? वो हो गया डिलेड। दो तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है, ठीक, इसकी क्लिनिकल फीचर्स हो गई। अब थंडर क्लैप हेडेक इसका हो गया, एक और इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा, इसको देखिएगा। अब इंट्रासेरेब्रल हेमाटोमा क्या होगा, यानी हेमरेज फाउंड विद इन द सेरेब्रल पैरेन्काइमा, सेरेब्रल पैरेन्काइमा के बीच में, यानी सेरेब्रल पैरेन्काइमा के ही अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसको नाम दिया गया इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा, है ना, विद इन द सेरेब्रल पैरेन्काइमा दैट इज नॉट इन कांटेक्ट विद द सरफेस ऑफ द ब्रेन, है ना? जो ब्रेन का सरफेस, आउटर सरफेस है, उसके कांटेक्ट में ना हो, बल्कि ब्रेन का जो पैरेन्काइमा है उसके बीच में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा उसको कहते हैं। और यूजुअली इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा जो है आमतौर से किसके नतीजे में डेवलप होता है, हाइपरटेंशन के। मोस्ट कॉमन काज जो इंट्रासेरेब्रल हिमेटोमा का है वो हाइपरटेंशन होता है ना?
काज, हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन काज है। इसके अलावा ट्रामा हो जाए, ब्रेन का लेसरेशन है, कैपिलरी हेमरेज, आर्टेरियल थ्रोम्बोसिस के नतीजे में हाइपरटेंसिव सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज, ये सारे इसके क्या है, काज है ना। और यूजुअली जो होता है स्पॉन्टेनियस हेमरेज अगर हो रहा है बेसल गैंग्लिया के रीजन में, तो वहां पे चारकोट्स आर्टरी एक होती है। चारकोट्स आर्टरी, चारकोट्स आर्टरी क्या है, लेंटिकुलो स्ट्रिएट आर्टरी का दूसरा नाम है। लेंटिकुलो स्ट्रिएट आर्टरी का दूसरा नाम है। और ये जो चारकोट्स आर्टरी, इट इज अ ब्रांच ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। यहीं पे सबसे कॉमनली जो है ब्लीडिंग होती है ड्यू टू हाइपरटेंशन ना। अब इसमें इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या होंगे। सडन ऑनसेट का फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। अब फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट किसको कहते हैं, कहीं पे लोकलाइज्ड अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके नतीजे में कोई एक पार्ट, बॉडी का कोई एक पार्ट अगर, चाहे तो सेंसरी या मोटर लॉस उसका हो रहा है, जहां पे ब्लीडिंग हो रही है वही एरिया अफेक्टेड होता है, उसके नतीजे में अगर कहीं पे हमें आइदर सेंसरी या मोटर फंक्शन कहीं पे लॉस हमें देखने को मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है हाथ, एक हाथ उसका काम करना बंद कर दे, या पैर काम करना बंद कर दे, या फिर वो बोलना उसका जो है वो बोल ना पाए, तो ये फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में आता है ना। इसके अलावा कॉन्शियसनेस बहुत हद तक लो हो जाए, पेशेंट जो है कॉन्शियस तो रहे लेकिन वो ओबे ना कर पाए किसी कमांड को, वोमिटिंग और हेडेक मिलेगा। कंट्रालैटरल हेमिपैरेसिस, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, तो बेसल गैंग्लिया में हो रहा है ना। बेसल गैंग्लिया में होता क्या है कि वहां से जो नर्व के फाइबर्स होते हैं जब वो निकलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उनका जब होता है, तो यूजुअली उनका कंट्रालैटरल होता है ना। इस तरीके से फिर ये पूरी बॉडी में डिवाइड होते हैं। तो अब ये है जो पार्ट है, इसको इंटरनल कैप्सूल कहा जाता है ना। तो यहां से जब ये निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर लेफ्ट साइड पे हिमेटोमा है, लेफ्ट साइड पे इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा डेवलप हो रहा है, तो हेमीपैरेसिस हमें कहाँ पे मिलेगी, राइट साइड में देखने को मिलेगी। तो इसी को कंट्रालैटरल हेमीपैरेसिस स्पेसिफिक फीचर है इंट्रा सेरेब्रल हिमेटोमा का, है ना। फिर आइए, अब ये अभी ये चार तरीके की जो हिमेटोमा थे, इनमें इनकी मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी क्या है और सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है। तो एपिड्यूरल हिमेटोमा जो है उसमें मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी क्या है, ट्रामा, और ट्रामा के साथ साथ जो स्कल फ्रैक्चर भी देखने को हमें मिलेगा। स्कल फ्रैक्चर है, ट्रामा है। सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या, आर्टेरियल, मोस्ट कॉमनली मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, ये ब्रांच जरूर याद होनी चाहिए, मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, है ना। अब सब ड्यूरल हिमेटोमा है, इसकी भी मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी क्या है, ट्रामा है। और यूजुअली जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या वेनस होती है, कहाँ से होती है, ब्रिजिंग वेन से सबसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है किसमें, सब ड्यूरल हिमेटोमा में। सब एरेक्नाइड हेमरेज में वेनस और आर्टेरियल दोनों हो सकता है। मोस्टली जो इसका मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी है, बेर्री एन्यूरिज्म का रप्चर। अब एन्यूरिज्म है तो एन्यूरिज्म यूजुअली कहाँ पे, आर्टरीज में डेवलप होता है। तो बेरी सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इसकी क्या हो जाएगी, आर्टेरियल हो जाएगी। बेरी एन्यूरिज्म जो है मेन आर्टरी है जो जहाँ पे रप्चर होता है। इसके अलावा इंट्रासेरेब्रल हेमरेज मोस्ट कॉमन etiology या काज कह लीजिए क्या, हाइपरटेंशन है। और लेंटिकुलो स्ट्रिएट आर्टरी, लेंटिकुलो स्ट्रिएट आर्टरी ना, इसके नतीजे में ब्लीडिंग होती है। आर्टेरियल इसका सोर्स होता है। और ये ब्रांच किसकी है, लेंटिकुलो स्ट्रिएट, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की ये ब्रांच है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कॉमनेस्ट काज ऑफ थंडर क्लैप हेडेक, सब एरेक्नाइड हेमरेज है। थंडर क्लैप हेडेक का सबसे कॉमनेस्ट काज क्या है, सब एरेक्नाइड हेमरेज है। इसके अलावा हेड इंजरी के नतीजे में सबसे कॉमनली हेमरेज होता है कौन सा, सब ड्यूरल हेमरेज, सब ड्यूरल हेमरेज। एक्यूट हेड इंजरी है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, नॉन कंट्रास्ट सीटी। और हेड इंजरी में प्रोग्नोसिस के लिए क्या चीज, कौन सा स्केल यूज किया जाता है, जीसीएस स्केल। जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल, है ना। ठीक। अब एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज है, उसकी डायग्नोसिस हो रही है किससे, नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन से। तो कैसा हमें मिल रही है ओपेसिटी, बाई कॉन्वेक्स लेंटिकुलर शेप्ड, इस तरीके की मिलेगी हमें एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल हेमेटोमा में। और सब ड्यूरल हेमेटोमा है तो कैसा मिलेगा, क्रिसेंटिक ओपेसिटी ना, इस तरीके से।
हाफ मून की तरह ना। क्रिसेंटिक ओपेसिटी किसमें मिली? सब ड्यूरल हिमेटोमा में। सब एरेक्नाइड हेमरेज में हाइपर डेंस ब्लड कलेक्शन along द फास्ट सेरेब्राई एंड बेसिलर सिस्टम। यहाँ पे डिप्रेस्ड फ्रैक्चर, फ्रैक्चर हमने दोपहर में पढ़ा था, ज्यादातर जो स्कल के फ्रैक्चर थे तो सिग्नेचर फ्रैक्चर, या है ना, सिग्नेचर आला फ्रैक्चर करके इसका नाम है। इसको डिप्रेस्ड फ्रैक्चर का ही दूसरा नाम है। टीयर ड्रॉप साइन किसमें मिलती है? ब्लो आउट फ्रैक्चर में। हिंग या मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर, इसमें जो साइन मिलती है नोडलिंग फेस साइन, है ना, नोडलिंग फेस साइन। हेड ट्रामा है, कहीं भी हेड इंजरी हो रही है तो सबसे कॉमन जो इंट्राक्रेनियल हेमरेज होता है वो सब ड्यूरल हेमरेज होता है, इसको जरूर याद रखिएगा, है ना। अच्छा, एक चीज रहेगी, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ठीक, इंट्राक्रेनियल हेमरेज में सबसे कॉमन टाइप की कौन सी होगी? चार आपने पढ़ी है। ये वाली इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, है ना, इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज, इट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल हेमरेज। इंट्राक्रेनियल जितनी भी ब्लीडिंग होती है उसमें सबसे कॉमन जो होती है वो इंट्रा सेरेब्रल हेमरेज होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन, है ना। और आर्टरी कौन सी होती है? लेंटिकुलो स्ट्रिएट आर्टरी, ये